Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्रभूषण प्रसाद इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं स्टैंडर्ड 12th अकाउंट का चैप्टर नंबर 1 साझेदारी विषय प्रवेश। ये चैप्टर नंबर 1 का सेकेंड लेक्चर है। तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा हो तो सबसे पहले आप फर्स्ट लेक्चर देखिए, देन इस सेकेंड लेक्चर को देखिए। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था साझेदारी का अर्थ क्या होता है और साझेदारी का लक्षण क्या होता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि साझेदारी करार पत्र क्या होता है और करार पत्र में कौन कौन सी बातों का उल्लेख किया जाता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। साझेदारी करार पत्र यानी पार्टनरशिप डीड की बात करें तो साझेदार करार दो तरीके से कर सकते हैं। मौखिक करार हो सकता है और लिखित करार हो सकता है। अब हम बात करते हैं साझेदारी करार पत्र किसे कहते हैं। तो उसका जो डेफिनेशन है कि साझेदारों के बीच लिखित करार को साझेदारी करार पत्र कहते हैं। यानी कि जो भी पार्टनर्स हैं अगर वो लिख करके कोई एग्रीमेंट तैयार करते हैं तो उससे हम साझेदारी करार पत्र कहते हैं, यानी पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब क्वेश्चन सामने आता है कि लिखित करार पत्र और मौखिक करार पत्र दोनों में से सबसे बेस्ट कौन सा है। क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि दोनों करार पत्र में से सबसे अच्छा करार पत्र, श्रेष्ठ करार पत्र कौन सा है। तो दोनों में से सबसे जो श्रेष्ठ होता है, सबसे बेस्ट होता है, वो लिखित करार पत्र होता है। उसके पीछे रीज़न क्या है। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि अगर फ्यूचर में साझेदारों के बीच में कोई भी विवाद हो, कोई भी गैर समझ हो, तो उसका सॉल्यूशन हम आसानी से ला सकते हैं। यानी करार पत्र के अंदर जो भी रूल्स रेगुलेशन लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग हम उसका सॉल्यूशन ला सकते हैं। मौखिक करार में यह पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए लिखित करार पत्र सबसे अधिक बेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि जो साझेदारी करार पत्र तैयार किया जाता है उसमें कौन कौन सी बातें होती हैं, कौन कौन सी बातों के ऊपर विचार किया जाता है। तो हम वन बाय वन उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है साझेदारों की जानकारी। साझेदारी करार पत्र में साझेदारों के बारे में, पार्टनर्स के बारे में जानकारी लिखी गई होती है, जिसमें साझेदारों का नाम होता है, साझेदारों का एड्रेस होता है कि वो कहाँ रहते हैं और कितने लोग हैं, उन सभी के नाम लिखे होते हैं। सेकंड पॉइंट है पीढ़ी का विवरण। साझेदारी करार पत्र में पीढ़ी का नाम और उसका स्थान, यानी कौन सी जगह पे हमारा व्यवसाय है उस स्थान का एड्रेस होता है और पीढ़ी किस नाम से बिजनेस कर रही है उसका नाम लिखा होता है। थर्ड है धंधे का प्रकार, टाइप ऑफ बिजनेस। पार्टनर जो हैं वो किस टाइप का बिजनेस करते हैं उस बिजनेस का प्रकार उस करार पत्र के अंदर मेंशन किया जाता है। बिजनेस कई तरह से होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस या सर्विस देने वाले बिजनेस। तो इनमें से किस टाइप का बिजनेस करते हैं उसके बारे में करार पत्र में मेंशन किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है साझेदारी का प्रारंभ। साझेदारी करार पत्र में साझेदारी जो बिजनेस है वो कौन से डेट से स्टार्ट हुई है उस डेट को उसमें लिखा जाता है। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट है पूंजी। बिजनेस में हर एक साझेदार को कितनी पूंजी लानी है इस बात का उल्लेख किया जाता है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी पार्टनर हैं वे सभी पार्टनर बिजनेस में पूंजी लेकर के आए, बट कौन से साझेदार कितना पूंजी लाएगा इसका विवरण साझेदारी करार पत्र में किया जाता है। नेक्स्ट छठा पॉइंट है पूंजी पर ब्याज। साझेदार जो पूंजी बिजनेस में लाते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए घर से जो भी कैश अथवा वस्तु लेकर के आते हैं, पूंजी लेकर के आते हैं, तो साझेदारी पीढ़ी उन पार्टनर को बदले में क्या देती है, ब्याज देती है।
यानी जितने भी पूंजी साझेदार लेकर के आते हैं उस पूंजी के ऊपर साझेदार को बदले में इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। तो साझेदार के पूंजी के ऊपर कितना % ब्याज मिलेगा ये भी पहले से डिसाइड होता है और ये भी साझेदारी करार पत्र के अंदर मेंशन किया जाता है कि पूंजी के ऊपर साझेदार को कितना % ब्याज दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 7वां, आहरण। अगर कोई पार्टनर बिजनेस में से आहरण करता है, यानी कि व्यवसाय में से रोकड़ अथवा कोई भी संपत्ति घर लेकर के जाता है, उसे हम आहरण कहते हैं। साझेदार कितने रुपए तक का आहरण कर सकता है उसकी सीमा तय की जाती है और उसका साझेदारी करार पत्र में उसका भी उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 8वां, आहरण पर ब्याज। जो भी साझेदार बिजनेस में से आहरण करता है तो बदले में उस साझेदार को आहरण के ऊपर ब्याज देना पड़ता है। जिस तरह से पूंजी के ऊपर बिजनेस साझेदार को पार्टनर को क्या करती है, ब्याज देती है, उसी तरह से पार्टनर को भी बदले में आहरण के ऊपर ब्याज देना पड़ता है। तो कितना % ब्याज देना है, हर एक साझेदार आहरण के ऊपर कितना % ब्याज पीढ़ी को देगा उसके बारे में भी साझेदारी करार पत्र के अंदर उल्लेख किया जाता है, कितना % ब्याज देना है। नवा पॉइंट है लाभ हानि का वितरण। साझेदारी करार पत्र में लाभ हानि वितरण के बारे में भी उल्लेख किया जाता है कि बिजनेस का जो भी लाभ या हानि होगा उसे कौन से अनुपात में साझेदारों के बीच बांटना है, वह प्रमाण तय किया जाता है और उसे साझेदारी करार पत्र में लिखा जाता है। अगर साझेदारी करार पत्र नहीं बनाया गया है तो लाभ हानि वितरण को समान प्रमाण में बांट दिया जाता है, लेकिन अगर करार पत्र तैयार किया जाता है तो उसमें जो भी प्रमाण है सभी साझेदारों के बीच वह डिसाइड किया जाता है और मेंशन किया जाता है। पॉइंट नंबर 10, साझेदार को वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक। साझेदार को कितना वेतन देना है, कितना बोनस देना है, कितना % कमीशन देना है, पारिश्रमिक यानी वेतन देना, तो यहाँ पे ये भी डिसाइड किया जाता है और करार पत्र में उसका उल्लेख किया जाता है। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हर एक साझेदार को वेतन, बोनस, कमीशन देना जरूरी है। ये पार्टनर आपस में डिसाइड करके दे सकते हैं। अगर करार पत्र तैयार नहीं किया गया हो तो किसी को भी वेतन, बोनस, कमीशन नहीं दिया जाएगा, लेकिन करार पत्र तैयार किया गया है तो पार्टनर डिसाइड करते हैं कि कौन से साझेदार को कितना वेतन देना है, कितना बोनस देना है, कितना कमीशन देना है। पॉइंट नंबर 11, साझेदार द्वारा पीढ़ी को दी लोन पर ब्याज। अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया हो, पीढ़ी को लोन दिया हो, तो उस लोन के ऊपर कितना % ब्याज उस साझेदार को मिलेगा इसके बारे में साझेदारी करार पत्र में उल्लेख किया जाता है। लेकिन अगर करार पत्र तैयार नहीं किया गया हो या करार पत्र में इसके बारे में कोई जानकारी ना हो तो साझेदारी कानून के अनुसार अगर किसी पार्टनर ने पीढ़ी को लोन दिया हो तो उसके बदले में वार्षिक 6% ब्याज चुकाना है, यानी पीढ़ी उस पार्टनर को 6% की दर से ब्याज चुकाएगी। ऐसा कब? जब करार पत्र में इसके बारे में कोई उल्लेख ना हो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12, ख्याति। साझेदारी करार पत्र में ख्याति के बारे में भी मेंशन किया जाता है कि ख्याति का जो मूल्यांकन है वो किस तरह से करना है। चैप्टर नंबर 3 में हमने ख्याति के मूल्यांकन की पद्धतियाँ देख ली थी। अगर कोई भी साझेदार प्रवेश करता है या साझेदार निवृत्त होता है तो हम ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। तो ख्याति का मूल्यांकन कौन सी पद्धति से करना है उसके बारे में करार पत्र के अंदर मेंशन किया जाता है। पॉइंट नंबर 13, प्रवेश निवृत्ति। प्रवेश मतलब कि अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस में एंटर होता है तो उसे प्रवेश कहते हैं। सपोज ABC 3 पार्टनर है बिजनेस में, अगर कोई नया पार्टनर D उस बिजनेस में एंटर होता है तो उसको हम प्रवेश कहेंगे। सेम निवृत्ति क्या है?
तो अगर पुराने पार्टनर में से कोई पार्टनर छोड़कर चला जाता है, ए बी सी 3 पार्टनर बिजनेस में काम कर रहे हैं, उसमें से सी साझेदार उस बिजनेस को पीढ़ी को छोड़कर चला जाता है, उस साझेदारी को छोड़कर चला जाता है, उससे हम निवृत्त कहते हैं। तो प्रवेश और निवृत्ति के समय में कौन कौन सी शर्तें होंगी, किस तरह से प्रवेश किया जाएगा, किस तरह से निवृत्ति दी जाएगी, उसके बारे में जो भी रूल्स होते हैं करार पत्र के अंदर लिखा जाता है, करार पत्र के अंदर उसका मेंशन होता है। पॉइंट नंबर 14, पेढ़ी का विसर्जन। पेढ़ी का विसर्जन मतलब साझेदारी पेढ़ी को बंद कर देना, क्लोज कर देना। तो किस परिस्थिति में हम पेढ़ी को बंद कर सकते हैं या किस परिस्थिति में पेढ़ी को बंद कर देना चाहिए, पेढ़ी को बंद करते समय कौन कौन सी कार्रवाई करनी है, इन सभी बातों का करार पत्र में उल्लेख किया जाता है। तो फ्रेंड्स, टोटल 14 पॉइंट हैं जो आपने देखा कि साझेदारी करार पत्र में ये सभी पॉइंट के बारे में पहले से ही लिखा जाता है, इसके बारे में पहले से उल्लेख किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट कि अगर साझेदारी करार पत्र तैयार ना किया गया हो, यानी साझेदारी करार पत्र की अनुपस्थिति हो, बिजनेस में पार्टनरशिप डीड बनाया ना गया हो, तो किस तरह से हमें प्रावधान करने हैं। तो साझेदारी अधिनियम 1932 कानून के अनुसार अगर बिजनेस में साझेदारी करार पत्र तैयार नहीं किया गया हो तो निम्नानुसार प्रावधान करने चाहिए। एक एक को हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, पीढ़ी के प्रत्येक साझेदार द्वारा पीढ़ी में लाई जाने वाली पूंजी आपसी समझ से निश्चित होती है, यानी कि हर एक पार्टनर को पूंजी लाना जरूरी नहीं है और कानून में भी इसका कोई उल्लेख नहीं है कि हर एक पार्टनर को कितनी पूंजी लाना है। ये पार्टनर आपस में डिसाइड करके समझ सकते हैं, आपस में तय कर सकते हैं कि हर पार्टनर को कितनी पूंजी लानी है। सेकंड पॉइंट है, साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगर हमने करार पत्र तैयार नहीं किया है तो किसी भी पार्टनर को उसके पूंजी के ऊपर ब्याज नहीं दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट है, साझेदारों के बीच लाभ हानि का वितरण समान भाग में होगा। अगर पहले से डिसाइड नहीं है, करार पत्र तैयार नहीं है, तो लाभ हानि का जो बंटवारा होगा वो समान प्रमाण में किया जाएगा। 2 पार्टनर हो तो दोनों को समान मिलेगा, 3 पार्टनर हो तो तीनों को समान मिलेगा। चौथा पॉइंट है, साझेदार द्वारा पीढ़ी में से किए गए आहरण पर ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा, यानी कि जो भी पार्टनर आहरण करते हैं तो आहरण के ऊपर उनको ब्याज नहीं देना होगा। पांचवा पॉइंट है, साझेदार को वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। अगर हमने करार पत्र तैयार नहीं किया गया हो तो किसी साझेदार को वेतन नहीं मिलेगा, बोनस नहीं मिलेगा, कमीशन नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 6, साझेदार द्वारा पीढ़ी को दी लोन पर वार्षिक 6% की दर से ब्याज देना होगा। मतलब अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया हो, किसी साझेदार ने पीढ़ी को लोन दिया हो, तो उस लोन के ऊपर उसको 6% की दर से ब्याज मिलेगा, उससे कम भी नहीं, उससे ज़्यादा भी नहीं। और लास्ट 7वां पॉइंट है कि यदि किसी साझेदार ने पीढ़ी के लिए योग्य खर्चा किया हो तो वह लेने का उससे अधिकार है। अगर किसी साझेदार ने पीढ़ी के लिए कोई खर्च किया हो तो वो खर्चा पीढ़ी से वो मांग सकता है, उससे लेने का अधिकार है। तो ये 7 बातें हैं कि अगर करार पत्र तैयार नहीं किया गया हो तो हमें कौन से प्रावधान का पालन करना जरूरी है। तो ये 7 बातें हैं कि पूंजी लाना जरूरी नहीं है, किस साझेदार को कितनी पूंजी लानी है ये आपस में तय कर सकते हैं, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज नहीं ले सकते, लाभ हानि का जो वितरण है वो समान होगा, किसी साझेदार को वेतन, बोनस या कमीशन नहीं दिया जाएगा, किसी साझेदार ने अगर पीढ़ी को लोन दी हो तो उसे 6% ब्याज मिलेगा, और किसी साझेदार ने पीढ़ी के लिए खर्चा किया हो, अपनी तरफ से पैसे लगाए हो, तो उससे पैसे लेने का उससे अधिकार है। तो फ्रेंड्स, ये लेक्चर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि साझेदार को कौन कौन से खाते बनाने पड़ते हैं, पूंजी खाते के बारे में, चालू खाते के बारे में डिस्कस करेंगे।
तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, जिससे सभी को इस वीडियो का लाभ मिले।